वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट 12 होगा। इस एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट आपको 12 होगा। एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट 11 होगा। इस पार्ट के अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य को फिर से पढ़ते हैं, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का आपको जीवन काल रहा 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जन्म और जाति वाले विद्वानों में मतभेद है। देखिए शूद्र यहाँ पर देखिए क्या ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस विष्णु पुराण की टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस की टीका इसे शूद्र सिद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के बाद नंद राजा होंगे। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शुद्ध था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया है। मूरा से उत्पन्न होने के कारण भी ये मौर्य कहा है। मुद्रा राक्षस में देखिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है तथा चंद्रगुप्त को वृषर कहा गया है। कुछ विद्वान इसका अर्थ शूद्र मानते हैं कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया, परंतु यह मत मान नहीं है। फिर देखिए पारसिक यहाँ देखिए क्या कि स्पुनर के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। क्षत्रिय देखिए जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वर्ण से संबंधित था। इस मत की पुष्टि अशोक के लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम गुरुन वेडर महोदय ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंश से चिन्ह था। सर्वप्रथम गुरुन वेडर महोदय ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंश से चिन्ह था। अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं। चंद्रगुप्त के राजरोहण की तिथि का देखिए, चंद्रगुप्त के राजरोहण की तिथि का निर्धारण आप देखिए। एक बता सा आपको नहीं लगा कुछ इसमें देखिए क्या, इसमें मुद्दा एक फिर से इसको देखिए। पुराणों के अनुसार आपको शिशुनाग वंश के बाद नंद राजा होंगे। इनके अनुसार को चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया। मूरा से उत्पन्न होने का कारण मौर्य कहा है। मुद्रा राक्षस को चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया था तथा चंद्रगुप्त को वृषर कहा गया। कुछ विद्वान इसका अर्थ शूद्र मानते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है, परंतु यह मत मान नहीं है। पारसिक देखिए आप स्पुनर के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। क्षत्रिय देखिए जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इसके अनुसार आपको चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। इस मत की पुष्टि अशोक के लोया नंदनगढ़ के स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम गुरुन वेडर महोदय ने बताया था कि मयूर मौर्यों का राजवंश से चिन्ह था। मौर्यों के राजवंश से चिन्ह था। अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं। चंद्रगुप्त के राजरोहण की तिथि के निर्धारण देखिए। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसके सेनापतियों में राज्य के बंटवारों के बेबीलोन की संधि हुई। इस बंटवारे में सिकंदर और विजित भारतीय प्रदेश सम्मिलित है। फिर देखिए आपको सिकंदर के सेनापतियों में पुनः 321 ईस्वी पूर्व में ट्रिब्रेंडिस की संधि हुई, परंतु इस संधि में भारतीय प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता। अतः भारतीय प्रदेश 321 ईस्वी पूर्व तक ईरानी शासन से मुक्त हो चुके थे। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 323 ईस्वी पूर्व के बाद लगभग 321 ईस्वी पूर्व के पहले माना गया, अर्थात 322 ईस्वी पूर्व माना गया। फिर देखिए कैंटन नगर चीन से वर्ष गणना की अभिलेख मिला है, जिसमें बिंदुओं के द्वारा वर्ष गणना दर्शाई गई है।
इस अभिलेख को डॉक्टर लिखोट कहते हैं। इसमें कुल 489 भिन्नता ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक वर्ष बाद प्रारंभ होता है। इस अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश की तिथि 322 ईस्वी पूर्व ही निकलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम देखिए। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख है। पहले देखिए सेंड्रोकोटस, देखिए यहाँ पर क्या देखिए इस शब्द यहाँ पर देखिए सेंड्रोकोटस, इस शब्द का प्रयोग सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग आपको एस्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया। एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग आपको एपियानस और प्लूटार्क ने किया। सेंड्रोकोप्टस शब्द का प्रयोग आपको निरियाकस ने किया। 2897 ईस्वी में आपको सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। पारंपरिक जीवन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पारंपरिक जीवन बारे में किंवदंती एवं परंपराएं अधिक है और ठोस प्रमाण कम है। इस संबंध में आपको चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के अनुसार अंतिम नंद शासक धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूह नष्ट करने का प्रण किया। संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में उसकी भेंट आपको देखिए राजकीलम नामक खेल खेलते हुए एक बालक से हुई। उसे प्रभावित होकर चाणक्य चंद्रगुप्त को 1000 का अरसापन में खरीद लिया था। उसे तक्षशिला ले जाकर 7 से 8 वर्ष तक विविध कलाओं की शिक्षा दीक्षा के बाद चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य एवं रणकौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम राजा धन्नन का उन्मूलन किया गया। अब चंद्रगुप्त की उपलब्धियां यहाँ पर देखिए। चंद्रगुप्त की उपलब्धियां आप देखिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा विजय की बात करें। कोटिल द्वारा तैयार की गई सेना की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध राज आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में देखिए, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इससे संबंधित एक सुंदर कथा मिलती है। इसके अनुसार एक लड़के द्वारा गर्म चपाती के बीच से खाने के फलस्वरूप बार बार उसके हाथों के जलने को वर्णन है। उसकी माँ द्वारा उसे डांट कर यह समझाना कि तू भी वही गलती कर जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। उसे भी पहले मगध पर आक्रमण न करके उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतना चाहिए, तदुपरांत मगध की विजय करनी चाहिए। इसी तरह जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में एक लड़के द्वारा खीर को मध्य भाग से खाने और हाथ जलाने का वर्णन देखिए। इन सब प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने का विचार किया। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने पंजाब क्षेत्र की विजय की। तदुपरांत सिकंदर विदेशी शासन से अप्रसन्न जनता के मनोभाव का लाभ उठाकर पंजाब और सिंध दोनों क्षेत्रों को विजित कर लिया गया। अब की मगध की विजय, उत्तर पश्चिमी प्रांतों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान मगध विजय पर लगाया। जनता अंतिम नंद शासक धनानंद के अत्याचारों और उसकी धन इकट्ठा करने की लिप्सा से तंग आ चुकी थी। परिशिष्ट परमन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्यतक नामक राजा से सहायता ली थी। देखिए यहाँ पर क्या कि परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के चंद्रगुप्त मौर्य ने उस प्रवर्तक नामक राजा की सहायता ली थी। नंदों के सेनापति भद्रसार को पराजित किया और मगध पर उसका अधिकार हो गया। अब देखिए सेल्यूकस युद्ध देखिए 305 से 304 ईस्वी पूर्व देखिए। सिकंदर की मृत्यु पर सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्ट्रिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। इसने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। 303 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि हो गई। अब की संधि क्या, इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आपको सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज प्रदान किए। पहला देखिए एरिया हेरात, और दूसरा देखिए आपको अराकोसिया कंधार, तीसरा आपको जेड्रोसिया मकरान तट, और चौथा देखिए आपको पेरिपेनिसदाई जिसको काबुल बोलते हैं। देखिए सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। फिर देखिए आपको संपूर्ण भारत विजय देखिए आपको प्लूटार्क के अनुसार देखिए क्या संपूर्ण भारत विजय देखिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि के देखिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि के बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। इस आधार पर चंद्रगुप्त की पश्चिमी सीमा हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत हो गए। जैन ग्रंथ राजा वली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र सिंहसेन
को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक चला गया और वहीं तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। बिंदुसार या अमित चेटस बिंदुसार या अमित्र चेटस 258 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। देखिए यूनानियों ने इसे अमित चेटस या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी है। परिशिष्ट वर्ण बिंदुसार की माता का नाम आपको दुर्घा मिलता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में वहाँ के देखिए यहाँ पर क्या बिंदुसार के समय आपको तक्षशिला में वहाँ के अमात्य के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया। देखिए बिंदुसार के समय आपको सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। देखिए यहाँ पर क्या बिंदुसार के समय आपको सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से निम्नलिखित वस्तुएं मांगी। पहला आपको अंगूरी मदिरा मांगी, फिर दूसरा आपको अंजीर मांगी, तीसरा आपको पहले आपको अंगूरी मदिरा मांगी, दूसरा आपको अंजीर मांगा, तीसरा आपको दार्शनिक मांगा। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। इसका वर्णन आपको एथीनियस ने किया है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के राजदरबार में भेजा। बिंदुसार आपको देखिए बिंदुसार धर्म सहिष्णु था। दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स बिंदुसार के मधुर संबंध थे। अब अशोक देखिए, तो अशोक का जीवन का आपको 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। अशोक का जीवन काल आपको रहा वो आपको 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें देखिए आपको क्या अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः आपको देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे आपको प्रियदर्शी, जबकि मस्की में उसको बुद्ध शाक्य कहा गया। अशोक देखिए यहाँ पर क्या अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों में मिलते हैं। अभिलेख आपको मस्की, गुर्जरा, नेतुन और उडेगोलम। देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ आपको महाबोधि वंश में इसकी माता का नाम को धम्मा मिलता है। दिव्य अवदान में इसकी माँ का नाम को पासादिका प्राप्त होता है। एक ग्रंथ अशोक अवदान माला में इसकी माता के नाम को शुभदांगली देखिए शुभदांगली बताया गया है। स्मिथ के ग्रंथ अशोका में भी आपको अशोका में भी माता के नाम को शुभदांगली मिलता है। अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से आपको असंधिमित्रा, महादेवी पद्मावती 30 प्रचिता था। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी का नाम प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों संगमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख है। उसके दो पुत्र कुणाल और महेंद्र के नाम का भी बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे पुत्र जालोक का उल्लेख राजतरंगी में मिलता है। उसके प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तिवर का भी उल्लेख है। देखिए आपको राजभिषेक की बात यहाँ पर की गई है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व को गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद आपको 269 ईस्वी पूर्व में ही हो सका। बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश आदि के अनुसार अशोक ने अपनी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। इस उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन आपको महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, चीनी ग्रंथ का युएन चुलिन और तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी किया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि देखिए राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने अपने बड़े एवं सौतेरे भाई सुमन को हटाकर गद्दी प्राप्त की, परंतु ये बातें पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों एवं परिवार को उल्लेख मिलता है। संभाव्य उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या की हो, लेकिन क्योंकि उसके गद्दी बैठने और राज्याभिषेक के बीच में 4 वर्ष का लंबा अंतर मिलता है। अभी कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष अर्थात 9वें वर्ष 1961 ईस्वी पूर्व में
9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की देखिए इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। देखिए नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जितना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त आपको दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के समुद्री और स्तर मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्तर मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मौर्य साम्राज्य मिलना आवश्यक था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक के अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। युद्ध की विषमता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के त्याग दिया और दिग्विजय का स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। देखिए डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तो आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की विजय राज विस्तार का वह युग समाप्त हो गया जिसका सूत्रपात बिम्बिसार के अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ आपको राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मौर्यों का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। अन्य विजय देखिए आपको अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय की। खस की पहचान को संधि राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। इस प्रकार उसके राज में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल तथा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल था। उसके दूसरे शिलालेख पता चलता है कि चोर, चेर, पांडे तथा सातीपुत्र उसके राज की सीमा से बाहर। अशोक के समय पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों का क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं था। अधिक अशोक का धर्म परिवर्तन देखें आपका क्या। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म अनुयायी था। फिर देखिए महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करता था। करहन की राज तरंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र सरमन निग्रोध को भिक्षा के ले जाते हुए देखा और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाद में वह मोगली पुत्र तीस के प्रभाव आ गया। उत्तर भारत के अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन भिक्षुओं की शिक्षा तथा संपर्क से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया। एक साधारण बौद्ध होने के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के नरसंहार अशोक के अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। इस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप अशोक ने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लगभग एक साल तक उसने बौद्ध धर्म के लगभग देखिए यहाँ पर क्या लगभग एक साल तक उसने बौद्ध धर्म के प्रसार में सक्रिय भाग नहीं लिया, परंतु एक उपासक रूप में 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। यह 12वें वर्ष में आपको निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। अब एक अशोक का धर्म देखिए। संसार के इतिहास अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी विजयी नहीं अपितु धर्म है। देखिए धर्म शब्द आपको संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतर है। अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार के धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रतिव्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। देखिए मौर्य समाज का कोई भात मैप आपको दिया गया। फिर आपको आगे आप देखें क्या आगे आपको यहाँ पर कहा गया कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता बड़ों के आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधितों ब्राह्मणों तथा सरमनों के प्रति दानशील तथा उचित व्यवहार, दासुता की वृत्तियों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते। अशोक ने धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। चरणता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण है। अशोक ने
नित्य आत्मपरीक्षण पर भी बल दिया है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। सार वृद्धि का तात्पर्य अपने धर्म उन्नति के साथ साथ अपने अन्य धर्मों की उन्नति की भी कामना करना। देखिए अशोक के धर्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को एक साथ समझ कर ही धर्म को समझा जा सकता है। लेकिन धर्म की प्रकृति, देखिए अशोक के धर्म की प्रकृति विद्वानों के लिए पहली बनी हुई है, क्योंकि यह एक सर्वसाधारण धर्म था जिसमें सभी वर्गों को अच्छी बातों का सभी वर्गों की सभी धर्मों की जिसमें सभी धर्मों की जिसमें देखिए जिसमें सभी धर्मों की यहाँ देखिए आपको क्या जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। इसे सीधे किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। विद्वानों ने इस धर्म की प्रकृति की व्याख्या निम्न प्रकार की। फ्लीट महोदय के अनुसार देखिए यह एक राजधर्म था जिसका अर्थ राजा का धर्म, परंतु अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि वह मात्र राजा के लिए नहीं था बल्कि सभी प्रजा के लिए था। राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताया, परंतु इससे इसकी प्रकृति प्रकाश नहीं पड़ता। फ्रांसीसी विद्वान आपको सेनाट महोदय के अनुसार यह बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण था। परंतु हम मानते हैं कि अशोक के धर्म का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्त करना था। फिर देखिए रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धर्म उसकी निजी कल्पना थी जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। टी आर भंडारकर महोदय उपयुक्त मतों के विपरीत इसकी अलग व्याख्या की है। इसकी अलग व्याख्या की है। इसके अनुसार उस समय समाज में बौद्ध धर्म के दो रूप प्रचलित थे। पहला रूप आपको भिक्षुओं के लिए परिचित था, जबकि दूसरा गृहस्थों के लिए बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जाता है। अशोक गृहस्थों के लिए बौद्ध धर्म के उपासक बौद्ध धर्म कहा जाता था। अशोक स्वयं गृहस्थ था, तो उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसने धर्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वे दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में उसी प्रकार देखी जा सकती है। अशोक ने धर्म पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गीय सुख को उल्लेख किया है उनका भी आपको विमानवत्थु नामक पाली ग्रंथ में इसी विमानवत्थु नामक पाली ग्रंथ में इसी रूप में विवरण देखे जा सकते। अतः भंडारकर महोदय ने अशोक के धर्म के उपासक बौद्ध धर्म कहते। यही मत आपको सर्वाधिक संतोषप्रद तथा तर्क संगत लगता है। फिर देखिए धर्म का प्रचार यहाँ पर देखिए अशोक ने धर्म का प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से कार्य किया। अहिंसा के प्रचार कर उसने युद्ध बंद कर दिए। जीवों का वध रोकने के प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की। अशोक ने यह भी घोषणा की ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए जिनमें सूरा पान मांस भक्षण मल युद्ध आदि हो। देखिए विहार यात्राएं बंद कर दी गई और उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष को धर्म महामात्र नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। इसका उल्लेख आपको 5वें शिलालेख में आपको तृतीय शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अन्य अधिकारियों के नामों का उल्लेख है। धर्म के प्रचार को उसने कई देशों में धर्म प्रचार भेजा था जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आपको महावंश में मिलता है। फिर धर्म प्रचार के उद्देश्य की बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक कॉलम आपको धर्म प्रचार के दूसरे पर आपको देख है, दूसरे प्रचार एक कॉलम आपको धर्म प्रचार दूसरे कॉलम में आपको देश है। तो महेंद्र और संघमित्रा देखिए यहाँ पर क्या श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा ने इस बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कश्मीर का गंधार को मजतानिक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यूनान देश को महारक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाराष्ट्र में आपको महाधर्मरक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
किया। फिर आपको महिष मंडल अर्थात मैसूर में, महिष मंडल मतलब मैसूर के महिष मंडल में आपको महादेव ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर आपको कर्नाटक के वनवासी में आपको रक्षित ने आपको बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अपरांतक में आपको धर्म रक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हिमालय देश आपको मज्जिम ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, मज्जिम ने। और आपको सुवर्ण भूमि में सोनाता उत्तरा ने सुवर्ण भूमि में सुवर्ण उत्तरा ने आपको बौद्ध धर्म का प्रचार किया। देखिए चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। पांचवें स्तंभ से पता चलता है कि उनके राज्याभिषेक के समारोह के अवसर पर कैदियों को मुक्त किया जाता था। अशोक ने अपने राज्य में 84 स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यमन राजाओं का नाम उल्लेख है, जहाँ उसे धर्म प्रचारक के भेजे। देखिए इस प्रकार विभिन्न उपायों द्वारा इसने राज्य के अंदर और बाहर धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का धर्म अपने उद्देश्यों में सफल है, परंतु रोमेला थापर का मानना है कि अशोक का धर्म असफल है। इसका कारण धर्म को स्वीकृत कराने में अशोक की अत्यधिक व्यग्रता था, उसकी दुर्बलता थी, क्योंकि अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में धर्म को लेकर अधिक उद्विग्न रहने लगा था। यह तत्कालीन समस्याओं के समाधान को खोजने में भी असफल रहा। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं सांप्रदायिक संघर्ष भी बराबर चलते रहे। इस तरह धर्म में कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ। अब देखिए आपको हम जो कहा गया मौर्यकालीन संस्कृति की बात यहाँ पर कहा गया। देखिए मौर्यकालीन संस्कृति यहाँ पर देखिए प्रशासन में देखिए सबसे मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोत आपको कोटिल का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक का अभिलेख है। अब अर्थशास्त्र का विषय देखिए यहाँ पर पढ़ा के स्वामी अर्थात राजा, दूसरा देखिए मंत्री परिषद, तीसरा देखिए तीर्थ या विभाग, चौथा देखिए आपको अध्यक्ष, पांचवा आपको राजस्व, छठा आपके यहाँ पर आर्थिक नियंत्रण, और सातवां आपको गुप्तचर व्यवस्था, आठवां आपको दंड व्यवस्था, और नौवां आपको कूटनीति है। देखिए इंडिका का विषय देखिए, इंडिका का पहला विषय आपको यहाँ पर क्या नगर प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण आपको, फिर सैन्य प्रशासन है, फिर तीसरा आपको यहाँ पर आर्थिक नियंत्रण है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में क्या स्वराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अशोक के अभिलेख में क्या अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार को वर्णन आपको। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। देखिए यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का प्रमुख था। इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रहती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा की परिषद है, मंत्री परिषद उल्लेख है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से आपको उपधा परीक्षण के बाद होता था। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में देखिए अर्थशास्त्र को मंत्री का भी उल्लेख है। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, इसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री आपको होते थे। मंत्री में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज समेत इन्हें 48,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। देखिए अत्यधिक ये आपको आतिथ्य तुरंत कार्यों पर राजा को सलाह देती थी। फिर देखिए आपको अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार है। पहले देखिए आपको प्राथमिक देखिए क्या पढ़ा आपको प्रधानमंत्री और पुरोहित देखिए। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था तथा उसके बाद खल्लाट को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री आपको राधागुप्त था। देखिए दूसरा आपको देखिए समाहर्ता क्या था कि समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता क्या था, यह राजकीय कोषाध्यक्ष था। और सेनापति क्या था, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज क्या था, राजा का उत्तराधिकारी होता था। और प्रतिष्ठा की यह फौजदारी कंटक शोधन, प्रतिष्ठा क्या थी, यह फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक क्या था, देखिए नायक जो था वह सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व करता था। और कर्मांतिक देश के देखिए यह देश उद्योग धंधे का प्रधान निरीक्षक होता था। और व्यवहारिक क्या था, देखिए व्यवहारिक क्या था, यह दीवान धर्म अस्थिर न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश होता था। मंत्री पैसा अध्यक्ष क्या था, मंत्री पैसा अध्यक्ष जो था यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष, था। दंडपाल क्या था, यह सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था।
था। यह सेना के सामरिक जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था, दंडपाल था। फिर देखिए यहाँ पर अंतपाल क्या था। अंतपाल जो थे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल जो था वह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। फिर देखिए दुर्गपाल कौन था। दुर्गपाल जो था देश के वित्तीय दुर्गों का प्रबंधक था। देश के वित्तीय दुर्गों का प्रबंधक कौन था, दुर्गपाल था। नागरक कौन था, देखिए नगर का प्रमुख अधिकारी होता, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर देखिए आपको प्रशासता क्या, देखिए प्रशासता क्या था। प्रशासता क्या, देखिए राज के कागजातों को सुरक्षित रखने वाला राज के कागजातों को सुरक्षित रखने वाला था। राज के आज्ञाओं की लिपि राज के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी को हम लोग प्रशासता बोलते हैं। फिर देखिए आपको दो बारी क्या, देखिए दो बारी राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी को दो बारी कहते थे। फिर देखिए सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी कौन था, देखिए अंतवर्षिक था। सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी तो कौन था, अंतवार्षिक था। देखिए यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। तो आठवीं जो था वन विभाग का वन विभाग का प्रधान अधिकारी को आठवीं बोलते हैं। अध्यक्ष देखिए अर्थशास्त्र देखिए अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में आपको 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्टेज आपको मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार है। देखिए आपको पनिया यक्ष देखिए पनिया अध्यक्ष देखिए यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। और आपको देखिए सूरा अध्यक्ष देखिए यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष। और सूना अध्यक्ष देखिए सूना अध्यक्ष जो था यह बुचड़खाने का अध्यक्ष। और गणिका अध्यक्ष क्या था, यह गणिकाओं का अध्यक्ष था। फिर आपको देखिए सीता अध्यक्ष यहाँ पर कौन, देखिए सीता अध्यक्ष यहाँ देखिए सीता अध्यक्ष जो थे राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और आपको अकरा अध्यक्ष कौन था, अकरा अध्यक्ष जो खान विभाग का अध्यक्ष था। और कोष्ठगार अध्यक्ष कौन था, कोष्ठगार अध्यक्ष जो था वो कोष्ठगार का अध्यक्ष था। और कुपिया अध्यक्ष जो था वनों का अध्यक्ष था। और आयुषगार अध्यक्ष जो था आयुषगार अध्यक्ष जो था वो आयुषगार का अध्यक्ष था। अब फिर देखिए शुल्का अध्यक्ष कौन था, शुल्का अध्यक्ष जो था व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष को था, व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष था। फिर देखिए सूत्रा अध्यक्ष फिर आपको देखिए एक था शुल्का अध्यक्ष जो था वो व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष था। और एक था सूत्रा अध्यक्ष, देखिए सूत्रा अध्यक्ष क्या था, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष को सूत्रा अध्यक्ष बोलते हैं। लोहा अध्यक्ष क्या था, धातु विभाग का अध्यक्ष लोहा अध्यक्ष बोलते थे। लक्षणा देखिए लक्षणा अध्यक्ष कौन था, लक्षणा अध्यक्ष मतलब क्या, छापे खाने का अध्यक्ष था। यह राज्य मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। देखिए यह टक्सा आपको सोरवनिक नामक अधिकारी के अधीन था। यह टक्सा आपको सोरवनिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे। अब देखिए गो अध्यक्ष क्या था, देखिए पशुधन विभाग का अध्यक्ष को गो अध्यक्ष बोलते थे। फिर आपको विविधता अध्यक्ष कौन था, चारागाहों का अध्यक्ष। इसके देखिए इसके अन्य कार्यों कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि थी। मुद्रा अध्यक्ष क्या था, देखिए पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष है उसको मुद्रा अध्यक्ष बोलते थे। नवा अध्यक्ष क्या, देखिए नवा अध्यक्ष क्या था, नवा अध्यक्ष जो था वो क्या था, जहाजानी विभाग का अध्यक्ष को नवा अध्यक्ष बोलते थे। पटना अध्यक्ष क्या था, देखिए बंदरगाहों का अध्यक्ष को पटना अध्यक्ष बोलते हैं। संस्था अध्यक्ष क्या था, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को संस्था अध्यक्ष बोलते हैं। देवता अध्यक्ष क्या था, देखिए देवता अध्यक्ष जो था धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष जो था वो देवता अध्यक्ष था। और आपको देखिए पोतवा अध्यक्ष देखिए क्या था, पोतवा अध्यक्ष जो था वो मापतोल का अभ्यास का था। पोतवा अध्यक्ष जो था मापतोल का अध्यक्ष था, पोतवा अध्यक्ष जो था वह मापतोल का अध्यक्ष था। अब देखिए माना अध्यक्ष क्या था, देखिए माना अध्यक्ष क्या था, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष जो था माना अध्यक्ष था। फिर देखिए अश्वा अध्यक्ष कौन था, देखिए अश्वा अध्यक्ष कौन था, तो घोड़ों का अध्यक्ष को अश्वा अध्यक्ष कहते थे। और फिर आगे कहते हैं हस्ती अध्यक्ष कौन था, हस्ती अध्यक्ष जो था वो हाथियों का अध्यक्ष था। और आपको सुरवना अध्यक्ष कौन था, सुरवना अध्यक्ष जो था सोने का अध्यक्ष था, सुरवना अध्यक्ष आपको सोने का अध्यक्ष था। और आपको यहाँ देखिए क्या अक्षपटला अध्यक्ष जो था वो महालेखाकार था। इन अध्यक्षों को 1000 रन देखिए इन अध्यक्षों को आपको 1000 पन्न वार्षिक वेतन मिलता था। प्रथम श्रेणी का अमात्य देखिए प्रथम श्रेणी का अमात्य मंत्रीगण के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य एवं तृतीय श्रेणी के आपको अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे।
प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रीगण के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य और तथा तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। फिर प्रांतीय प्रशासन की बात आप यहाँ पर देखिए। प्रांतीय प्रशासन जो आपके यहाँ देखिए, केंद्र में देखिए, केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी के द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के देखिए, अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की देखिए, केंद्रीय शासन की ही भांति प्रांतीय शासन में भी मंत्री परिषद होती थी। देखिए, प्रांतीय मंत्री परिषद का केंद्र से सीधा संपर्क होता था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला आप देखिए, आपको क्या प्रांत है, फिर उसकी राजधानी है। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी आपको उत्तरापथ प्रांत की राजधानी आपको तक्षशिला थी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी आपको सुवर्णगिरी थी। और आपको यहाँ पर देखिए, अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। और आपको प्राची देखिए, प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र थी। और कलिंग की राजधानी को तोसली थी। देखिए, सौराष्ट्र की स्थिति अर्थ स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय आपको पुष्यगुप्त अशोक के समय में तुष्फाक यहाँ का प्रशासक था। इसकी जानकारी रुद्रदामन के जुलंगत अभिलेख से मिलती है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन किया जाता था, जिन पर महामात नामक अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों के नाम प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी मिलते हैं। देखिए, निम्नलिखित मंडलों का उल्लेख आपको देखिए, राजधानी या फिर उनके मंडल, अधिक मंडल आपको है। समापा देखिए, समापा मंडल में देखिए, समापा मंडल तोसली के अंतर्गत आपको समापा में तोसली का राजधानी जो आपको तोसली के अंतर्गत है वो समापा मंडल में है। अब मंडल देखिए, समापा में देखिए तोसली के अंतर्गत आपको राजधानी हुआ। कौशाम्बी में आपको पाटलिपुत्र के अंतर्गत राजधानी हुआ। फिर आपको इस्लाम देखिए, इस्लाम में आपको जो राजधानी हुआ सुवर्णगिरी के अंतर्गत राजधानी हुआ। फिर आपको गिरिनार में आपको सौराष्ट्र के अंतर्गत राजधानी हुआ। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर मंडल देखिए, मंडल जिलों में विभक्त जिन्हें आहार या विषय कहते थे। यह विषय पति के अधीन था। जिले का शासक आपको स्थानिक होता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे जो पूरे 10 गांव के ऊपर शासन करते थे। स्थानिक आपको समाहर्ता का अधीन था। समाहर्ता का अधीन प्रदेष्टि भी था। देखिए, समाहर्ता का अधीन आपको प्रादेष्टि भी था। प्रादेष्टि जो आपको देखिए, प्रादेष्टि आपको स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। देखिए, समाहर्ता का अधीन आपको प्रादेष्टि भी था। प्रादेष्टि आपको स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। संक्षेप में आपको प्रांतीय प्रशासन उसके विभाजन को निम्न प्रकार आसानी से समझा जा सकता है जिसमें प्रांत केंद्र। देखिए, केंद्र आपको देखिए, केंद्र या प्रांत देखो, फिर आपको केंद्र से प्रांत हो गया, मतलब केंद्र को प्रांत में बांटा गया, जिसके प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र होते थे। प्रांत के केंद्र में राजा होता था आपको, फिर केंद्र को प्रांत में बांटा गया था और प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र होता था। फिर देखिए, प्रांत को मंडल में बांटा गया था। मंडल या कमिश्नरी जिसको आप कहते हुए, तो प्रमुख अधिकारी इस मंडल या कमिश्नरी का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक या प्रादेशिक होता था। और फिर इस मंडल को आहार या विषय था जिला में बांटा गया था। और इसका जिला का प्रमुख अधिकारी आपको विषयपति या स्थानिक होता था। फिर इस आहार या विषय जिला को आपको स्थानीय में बांटा गया था। इसमें आपको 800 ग्रामों का समूह था स्थानीय में। फिर इस स्थानीय का आपको द्रोणमुख में बांटा गया था। और इस द्रोणमुख को 400 गाँव का समूह होता था। फिर इस द्रोणमुख को खारवटी में बांटा गया था, जिसमें 200 गाँव का समूह होता था। और फिर आपको खारवटी को संग्रहण में बांटा गया था। और संग्रहण जो था 10 ग्रामों का समूह होता था, संग्रहण होता था। इसका प्रमुख अधिकारी गोप होता था। तो फिर संगठन को ग्राम में बांटा गया था, जिसका प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। अब के ग्राम प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। देखिए, जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे। जिले और ग्राम। तो जिले और देखिए यहाँ पर क्या है कि जिले और आपको ग्राम, जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप। मतलब गोप जो था, गोप मतलब ग्रामणी को ही गोप बोलते हैं, ग्राम जिसे बोलते हैं। स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था, जबकि उसे लिखने का गोप का था। इस प्रकार स्थानिक की स्थिति गोप से अधिक महत्वपूर्ण थी। नगर प्रशासन का वर्णन देखिए, मेगास्थनीज की इंटिका से ही
देखिए आपको क्या मेगा इंडिका से आपको पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। देखो उसके अनुसार जिले का उसके अनुसार आपको जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। फिर देखिए यही सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। मेगा स्थिति के अनुसार आपको पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। इस देखिए इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी तथा प्रत्येक समितियों को 5 सदस्य होते थे। अब देखिए शिल्पकला समिति देखिए, इसका मुख्य कार्य नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना एवं नगरों की सफाई व्यवस्था करना था। दूसरा देखिए विदेश समिति देखिए, इसका मुख्य कार्य विदेशियों के रहने खाने दवा मृत्यु हो जाने पर उसकी परंपरा के अनुसार को समाधान व्यवस्था करना और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना था। और तीसरा देखिए जनसंख्या समिति देखिए यहाँ पर इसका मुख्य कार्य आपको जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना था। उद्योग व्यापार, फिर चौथा देखिए उद्योग व्यापार समिति था। इसका मुख्य कार्य उद्योग व्यापार का नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण, वस्तु की बिक्री की व्यवस्था आदि था। और फिर देखिए पांचवा देखिए वस्तु निरीक्षक समिति देखिए बाजार में बिक्री क्या बाजार में बिकने पर मिलावट में रोक रखे। वस्तु निरीक्षक समिति क्या बाजार में बिकने वाली वस्तु मिलावट पर रोक लगाती थी। और कर निरीक्षक समितियां क्या थी, इसका कार्य प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों के विवरण रखना एवं करों की चोरी को रोकना था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। फिर अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी आपको नागरिक होता था, जिसका मुख्य कार्य आपको नगर की सफाई एवं सुरक्षा था। फिर देखिए मूल कार्य प्रमुख अधिकारी यहाँ देखिए क्या अमात्य यह योग अधिकारियों का एक समूह था। इन्हीं में से मंत्री परिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। देखिए आपको फिर अगला अमात्य देखिए यहाँ पर क्या अगला अमात्य यहाँ देखिए क्या प्रधानमंत्री अगला अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार का अगला अमात्य बिंदुसार या चाणक्य था, जबकि अशोक का अगला अमात्य आपको राधागुप्त था। महामात्य देखिए क्या था, महामात्य कहते हैं यह प्रमुख अमात्य था। महामात्य जो था प्रमुख अमात्य था, यह मुख्यतः आपको महत्वपूर्ण नगरों एक अधिकारी था, जैसे पाटलिपुत्र का महामात्य विष्णुगुप्त था। फिर देखिए प्रदेष्टा क्या था, प्रदेष्टा जो थी यह मंडल का प्रमुख अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख है। एस्ट्रोनोमाई क्या था, एस्ट्रोनोमाई यह नगर का प्रमुख एस्ट्रोनोमाई जो था यह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। एग्रोनोमाई क्या था, जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमाई था। यह भूराजस्व का भी अधिकारी था। रूप दर्शक क्या देखिए सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी था अथवा चर मुद्रा सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी अथवा चर मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहते थे। तो सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी था अथवा चल मुद्रा का नियमन करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक बोलते थे। फिर आपको देखिए सोवर्णिक क्या था, टकसाल का प्रमुख अधिकारी एवं लक्षणा अध्यक्ष का सहयोगी सोवर्णिक था। प्रदेष्टा के देखिए क्या था, अर्थशास्त्र या फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था प्रदेष्टा। व्यवहारिक क्या था, दीवानी न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश को दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को आपको व्यवहारिक बोलते थे। गोप क्या देखिए 10 या 15 गांव के ऊपर का प्रमुख अधिकारी, 10 या 15 गांव के ऊपर का प्रमुख अधिकारी गोप बोलते थे। यह जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था। देखिए यह भू राजस्व संबंधित तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानिक क्या था, देखिए जिले और ग्राम के बीच जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी जो था वो आपको स्थानिक था। देखिए ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का इसी का स्थानिक कार्य था। अशोक के अभिलेखों के प्रमुख अधिकारी की बात यहाँ पर की गई है। देखिए अशोक अभिलेखों प्रमुख अधिकारी देखिए धम्म महामाद देखिए इसका उल्लेख आपको 5वें अभिलेख में मिलता है। इसकी नियुक्ति अशोक ने राजाभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धर्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रादेशिक क्या था, देखिए प्रदेश का प्रमुख अधिकारी को प्रादेशिक कहते थे। रज्जु क्या देखिए जनपद का प्रमुख अधिकारी, जनपद का जो प्रमुख अधिकारी था उसको प्रादेशिक। फिर देखिए जनपद का प्रमुख अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया था। इसे राजस्व अधिकारी प्राप्त था। तो रज्जु जो था देखिए रज्जु जो था वो आपको क्या जनपद का प्रमुख अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिया। इसे राजस्व अधिकारी भी प्राप्त था। अब देखिए युक्त क्या देखिए युक्त रज्जु के दिन राजस्व अधिकारी, रज्जु के दिन आपको राजस्व अधिकारी तो वह युक्त था।
वह कौन था? युक्त था। फिर देखिए प्रादेशिक रज्जु तथा युक्त। प्रादेशिक रज्जु तथा युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। प्रादेशिक रज्जु तथा युक्त का प्रादेशिक रज्जु तथा युक्त का उल्लेख आपको तीसरे अभिलेख में मिलता है। फिर देखिए प्रतिवेदक क्या था? फिर देखिए प्रतिवेदक क्या? जनता की बात, देखिए जनता की बात देखिए जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी, जनता की बात आपको राजा तक पहुंचाने वाले अधिकारी था प्रतिवेदक है। इसका उल्लेख 6वें शिलालेख में मिलता है। फिर देखिए बज्र भूमि क्या था? पशु की देखभाल करने वाला अधिकारी। इसका उल्लेख आपको 12वें दीर्घ शिलालेख में आपको है। बज्र भूमि क्या था? पशु देखभाल करने वाला अधिकारी। फिर देखिए आपको क्या इति झांका, फिर इति झांका महामात आपको यहाँ पर इति झांका इति झांका महामात। देखिए क्या ये स्त्री महामात थे। स्त्रियों की देखरेख करने वाले अधिकारी थी। इसका उल्लेख आपको 12वें दीर्घ शिलालेख में आपको है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या अंत महामात। देखिए अंत महामात यहाँ देखिए ये अंत महामात जो थी यह सीमावर्ती प्रदेशों को धर्म प्रचार के लिए जाया करती थी। यह सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए जाया करते थे। इनकी नियुक्ति असब जातियों के बीच की जाती। इनकी नियुक्ति आपको असब जनजातियों के बीच की जाती थी। इनका उल्लेख आपको अशोक के 12वें शिलालेख में आपको है। देखिए अंत महामात की बात, अंत महामात में क्या यह सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए जाया करते थे। इनकी नियुक्ति आपको असभ्य जनजातियों बीच की जाती थी। इसका उल्लेख आपको अशोक के 12वें शिलालेख में है। अब देखिए गुप्तचर व्यवस्था क्या था? मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचरों को गुड़ पुरुष था। इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात कहा गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार गुप्तचरों का वर्णन है। पहला देखिए आपको संस्था। देखिए ऐसे गुप्तचर जो संस्था में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था 5 प्रकार के थे। पहला देखिए आपको क्या? काप्टिक रूप। देखिए काप्टिक रूप मतलब ये गुप्तचर विद्यार्थी के वेश में रहते थे काप्टिक रूप में। अब दूसरा देखिए आपको उदास्थित में क्या? ये सन्यासी के वेश में रहते थे। तीसरा देखिए गृहपति थे। ये किसान के वेश में रहते थे। गृहपति किसान के वेश में रहते थे। चौथा आपको वेदेहक देखिए वेदेहक व्यापारी के वेश में रहते थे। और पांचवा आपको क्या? पांचवा जो था आपको देखिए तापस। यह तपस्वियों के वेश में रहते थे। और अब देखिए दूसरा देखिए संत। देखिए इसमें भ्रमणशील गुप्तचर आते थे। इसके 4 प्रकार थे। पहला देखिए आपको क्या? पहला आपको देखिए संतरी। देखिए विशेष संतरी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर। गुप्तचर कोटरी के अनुसार आपको सत्यत्व का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। सत्यत्व कोई परिवार नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए तीक्ष्ण ये शूरवीर गुप्तचर थे। तीक्ष्ण शूरवीर गुप्तचर थे। तीसरा देखिए रसद ये क्रूर प्रवृत्ति होते थे। और परिवार्जिका देखिए परिवार्जिका की यह भिक्षुणी वेश में आती थी। इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। गुप्तचर का शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के आपको पुलिस भी होती थी, जिन्हें अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। अब देखिए आपको राजदूत की बात यहाँ पर आपको की गई। देखिए अर्थशास्त्र में राजदूतों का भी वर्णन मिलता है। इन्हें 3 प्रकार देखिए इनके 3 प्रकार बताएंगे। पहला आपको निसृष्टांत। देखिए आप क्या आपको देखिए यहाँ पर क्या निसृष्टांत यहाँ पर देखिए निसृष्टांत। देखिए इसके पास आपको अमात्य गुण होने चाहिए। किसी भी देश के साथ कोई भी संधि या समझौता कर सकते थे। दूसरा फिर आपको दूसरा देखिए आपको परिमितार। देखिए इसके कुछ मामलों में इन्हें कुछ मामलों को स्वतंत्र अधिकार था, परंतु बड़े मामलों राजद से परामर्श लेना पड़ता था। इन्हें अर्थ स्वतंत्र राजदूत कहा गया था। अब देखिए शासनहार। देखिए यहाँ पर ये मात्र सूचना ये शासनहार जो तमाम सूचना देने वाले राजदूत होते थे। अब के न्याय प्रशासन क्या था? मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था। इसमें ग्राम विरुद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। अन्य न्यायालयों में आपको क्रमशः आपको संग्रहण न्यायालय, खारवटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। सबसे अच्छा न्यायालय देखिए सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय तथा राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। देखिए धर्मस्थीय न्यायालय। देखिए धर्मस्थीय कौन थे? धर्मस्थीय न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय बोलते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय यह दीवानी मामलों से संबंधित न्याय था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। फिर देखिए कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय जिसको बोलते थे। व्यक्ति और राज के बीच के विवादों का निपटारा इन न्यायालयों में होता था और इस न्यायालय के न्यायाधीश को उपदेष्टा कहा जाता था। देखिए अशोक
देखिए अशोक कैसे आपको जनपद का मुख्य न्यायाधीश आपको रज्जुक और नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र में आपको विवाद के निर्णय के लिए कानून और 4 अंगों का वर्णन है, जिसे 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 चतुष्पद का कानून कहा गया, ये निम्नलिखित है। पहला देखिए आपको धर्म, ये धर्म देखिए ये सार्वभौमिक कानून है। दूसरा देखिए आपको व्यवहार, पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देने को व्यवहार बोलते हैं। चरित्र देखिए यहाँ पर क्या, गाँव के अपने रीति रिवाज एवं परंपरा को ध्यान रखते हुए निर्णय देना। तो चौथा आपको देखिए राज शासन, यहाँ पर देखिए राज शासन की बात है, देखिए जिसको हम राजाज्ञा बोलते हैं। देखिए राजा द्वारा बनाया कानून को राजाज्ञा बोलते हैं। ये अन्य तीनों कानून से ऊपर था। फिर देखिए मूल काल में कठोर दंड व्यवस्था थी। मृत्युदंड देखिए, मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड आपको परिचित थे। फिर देखिए राजस्व प्रशासन की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए कोटिन राजस्व, देखिए कोटिन आपको राजस्व के कोटिन आपको क्या, देखिए आपको कोटिल ने आपको राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया, जिसमें कोटिल जिसमें कोटिल आय शरीर कहता है, जिसमें कोटिल ने आय को शरीर कहा है, ऐसे बोलते हैं, जिसमें कोटिल आय शरीर कहता है। ये स्रोत निम्नलिखित जिसमें प्राप्त देखिए दुर्ग देखिए, नगरों से प्राप्त आय को दुर्ग बोलते हैं। नगरों से प्राप्त आय दुर्ग होता था। देखिए राष्ट्र देखिए क्या, जनपदों ग्रामों से प्राप्त आय को राष्ट्र बोलते थे। खनी क्या था, खानों से प्राप्त आय को खनी बोलते थे। सेतु क्या था, फल फूल एवं साग सब्जी से प्राप्त कर आय को सेतु बोलते थे। जंगलों से प्राप्त आय को वन बोलते थे और पशुओं से प्राप्त आय को वज्र बोलते थे। फिर एक स्थल मार्ग एवं जलमार्ग से प्राप्त कर को वणिक पथ बोलते थे। अब देखिए भूमि से प्राप्त होने वाली आय देखिए, आपको देखिए सीधा देखिए, सीधा क्या था, राजभूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीधा कहते। दूसरा देखिए आपको भाग, स्वतंत्र रूप से खेती देखिए, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से देखिए, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय को भाग कहते थे। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 या 1/4 भाग थी। जहाँ सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहाँ से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब देखिए मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के कर देखिए। पढ़ने देखिए क्या था, संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर को पढ़ने कहते थे। विदिष्टि क्या था, देखिए निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्टि कहते थे। प्रजा द्वारा राज को दिया जाने उपहार को क्या बोलते थे, उत्संग बोलते थे। फिर देखिए बलि, एक प्रकार का धार्मिक कर को बलि बोलते थे। हिरण्य क्या था, यह कर अनाज के रूप में ना लेकर नगद दिया जाता था, अर्थात नगद कर को ही हिरण्य कहा जाता था। रज्जु क्या था, देखिए रज्जु भूमि की माप के सिवा देखिए, भूमि की माप के समय लिया जाने कर को रज्जु बोलते थे। फिर देखिए चोरों को पकड़ने के लिया जाने वाला कर अथवा चौकीदार कर जो था, उसको चोर रज्जु बोलते थे। फिर देखिए चारागाह कर को विविध बोलते थे। राजकीय भूमि में पशुओं द्वारा चरने पर लिया जाने वाला हरजाना आपको क्या परहीनक था। राजकीय भूमि आपको पशुओं द्वारा चरने पर लिया जाने वाला हरजाना जो था, आपको क्या था, परहीनक था। फिर देखिए सरकारी जलाशयों की नीचे की भूमि पर लिया जाने वाला कर जो था, वो आपको कोष्टेक था। फिर देखिए व्यापारिक अधिक लाभ वसूला जाने वाला कर को क्या बोलते थे, आपको पार्षद बोलते थे। फिर देखो क्या आयात शुल्क क्या था, शुल्क जो था वो आयात कर था। और आपको वर्तनी क्या था, वर्तनी जो था सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर, वर्तनी जो था सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर को वर्तनी कहते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर अतिवाहिका देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या अतिवाहिका, आप देखिए अतिवाहिका मार्गदर्शन कर को हम अतिवाहिका बोलते थे। फिर देखिए गुलमय दे क्या था, अब क्या देखिए आपको गुलाम दे क्या था, सैनिकों के फीस को गुलमय दे बोलते थे। फिर देखिए तरदे क्या था, गुलम दे जो था, सैनिकों की फीस को गुलमय बोलते थे। फिर आपको देखिए तरदे क्या था, पुल को पार करने पर लिया जाने कर को तरदे बोलते थे।
फिर देखिए भोगागम क्या था, भोगागम के देखिए ज्येष्ठ को शिल्पी संघ का मुखिया निर्वाह हेतु राजा की ओर से मिलने वाले गाँव का राजस्व को भोगागम कहते थे। ज्येष्ठ को शिल्पी संघ का मुखिया निर्वाह हेतु राजा की ओर से मिलने वाले गाँव का राजस्व भोगागम कहा जाता था। सेना भक्त क्या, देखिए किसी अभियान के दौरान सेना जिस गाँव से गुजरती थी, किसी अभियान के दौरान आपको सेना जिस गाँव से गुजरती थी उस गाँव के लोग आपको अनिवार्य रूप से सेना को रसद देते थे। आयताकार देखिए आयताकार क्या है यहाँ पर, देखिए आयताकार आपके यहाँ पर है प्रवेश से देखिए आयात कर, देखिए यहाँ पर आयात कर को बोलते थे, प्रवेश से बोलते थे। वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग आयात कर लिया जाता था। आयातित वस्तु पर पुनः जो बाजार कर लगाता था उसे द्वार दे कहा जाता था। देखिए यह प्रवेश का 1/5 लिया, यह प्रवेश का 1/5 लिया जाता था, अर्थात 1/5 का 1/5 बराबर 1/25 भाग। अब कुछ देशों से आयातित वस्तुओं पर द्वार दे नहीं लगाया जाता था। ऐसी वस्तुओं की ऐसी वस्तुओं को देशोपकार या अनुग्रहिक कहा जाता था। देखिए राज्य में उत्पादित राज नियंत्रित उद्योग वस्तु को यदि कोई व्यापारी बाहर से आयात करता था तो उस वस्तु के आयात से राज्य को जितना नुकसान होता था उतना उस व्यापारी से हर्जाना लिया जाता था। यह हर्जाना आपको वैधरण कहा जाता था। वैधरण का क्या आपको वैधरण कहा जाता था। फिर देखिए निर्यात करते क्या था, निर्यात कर को निष्काम कहा जाता था, निर्यात कर को निष्काम कहा जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको क्या कि मूल कार्य में समस्त वस्तु, देखिए मूल कार्य में समस्त वस्तु का बीमा भी किया जाता है, चूँकि अर्थशास्त्र को भय प्रतिकार्य का उल्लेख मिलता है जो समस्त बीमा संबंधित था। अब देखिए राज नियंत्रित उद्योग देखिए कौन सा था, तो देखिए शराब उद्योग आपको राज नियंत्रित उद्योग था। फिर आपको नमक उद्योग राज नियंत्रित उद्योग था, खान उद्योग आपको राज नियंत्रित उद्योग था, हथियार उद्योग आपको राज नियंत्रित उद्योग था, और आपको जहाजरानी उद्योग जो था राज नियंत्रित उद्योग था। अंत में देखिए आपको सैन्य प्रशासन यहाँ पर देखिए क्या, केंद्रीय शासन एक महत्वपूर्ण विभाग, देखिए केंद्रीय शासन एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया कि मौर्य के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे एवं एक नौसेना है। फिर आपको आगे हम देखिए प्लूटार्क ने लिखा है कि प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। देखिए जस्टिन ने भी इसी तक वर्णन किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। फिर देखा कोई मेगास्थनी सैन्य आपको सैन्य प्रशासन का वर्णन किया। इसको उनके अनुसार सैनिकों के लिए एक पृथक विभाग था जिसमें कुल 30 सदस्य थे। ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे हुए थे। प्रथम समिति क्या था, जल सेना की व्यवस्था। प्रथम समिति आपको जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति आपको सामग्री यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति आपको जो थी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी तीसरी समिति। और चौथी समिति जो थी, और चौथी आपके यहाँ देखिए क्या, और आपको क्या आपको देखिए चौथी समिति जो थी आपको वो अश्वारोहियों के सेना की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति जो थी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, और आपको चौथी समिति जो थी वो अश्वारोहियों की सेना की व्यवस्था करती थी। और आपको इसके बाद यहाँ पर कहा गया 5वीं समिति जो थी वह गज सेना की व्यवस्था करती थी। और 6ठी समिति जो थी वह रथों की सेना की व्यवस्था करती थी। देखिए सेनापति युद्ध विभाग का अधिकारी होता था। उसे 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में क्या अधर्म आपको यहाँ कहा गया क्या, अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नाम का अधिकारी का उल्लेख हुआ है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त आपको व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष था। अब कोटिर पैदल सेना के 6 भागों उल्लेख करता है। कोटिर पैदल सेना के 6 भागों उल्लेख करता है जिसमें पहला देखा को मोल जो था वो अस्थायी सेना था। फिर कोई मृतक मोल अस्थायी पैदल सेना था। फिर देखिए मृतक
भृतक जो था देखिए आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना आवश्यकता पड़ने पर किराए की पैदा सेना को भृतक कर देते हैं। श्रेणी वर्ग क्या था देखिए युद्ध से आजीविका चलाने वाली पैदा सेना को आपको क्या बोलते थे श्रेणी वर्ग बोलते थे। मित्र वर्ग क्या था मित्र राष्ट्र की ओर से भेजी गई पैदा सेना मित्र राष्ट्र की ओर से भेजी गई पैदा सेना को मित्र वर्ग बोलते थे। अमित्र वर्ग क्या था बंदी बनाए गए सैनिक को बंदी बनाए गए पैदा सैनिक को क्या बोलते थे आपको अमित्र वर्ग बोलते थे। फिर आपको जंगली सेना क्या बोलते थे जंगली पैदा सेना को जंगली पैदा सेना को बोलते थे आठवीं वर्ग क्या था जंगली पैदा सेना हुआ करती थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या अब यहाँ पर आगे इसमें आपको है क्या कि देखिए दंडपाल का दिन एक आयुषा देखिए आयुषगार अध्यक्ष देखिए दंडपाल का दिन एक अधिकारी आयुष देखिए आयुध यहाँ पर क्या आयुधगार अध्यक्ष था जो अस्त्र शस्त्र उनके रखरखाव एवं सुरक्षा का प्रबंध करता था। देखिए संतधीन नामक आयुध का भी उल्लेख मिलता है जो आक्रमण के समय सेना के ऊपर दिया। एक मिनट सुनिए देखिए शांतधीन नामक आयुध का भी उल्लेख मिलता है जो आक्रमण के समय सेना के ऊपर रख दी जाती थी जिसमें देखिए सेना के ऊपर छोड़ टकरा एक मिनट यहाँ पर सेना के ऊपर ये मिटा यहाँ सेना के ऊपर आपको राह दी जाती थी सेना के ऊपर आपको रख दी जाती थी या उड़ा दी जाती थी सेना के ऊपर आपको उड़ा दी जाती थी या सेना के ऊपर रख दी जाती थी। यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा गया है जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे जाते थे। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में आपको अग्नि योग का उल्लेख आपको मिलता है जिससे अग्निमान बनाए जाते थे। फिर देखिए आपको क्या कि मौर्य काल में युद्धों देखिए मौर्य काल में आपको युद्धों में व्यूह रचना की जाती थी मौर्य काल में आपको युद्धों में व्यूह रचना की जाती थी। तो मूल काल के युद्धों में व्यूह रचना की जाती थी मुख्य रूप से 4 व्यूह का प्रयोग होता था। देखिए आपको 4 व्यूह का भी प्रयोग होता था। पहले आपको देखिए क्या अंगा व्यूह देखिए आपको क्या अंगा व्यूह आपके यहाँ पर अंगा व्यूह आपको भोग व्यूह है अंगा व्यूह है भोग व्यूह है फिर आपको देखिए भोग व्यूह है फिर आपको क्या देखिए इसके अंतर आपको आगे है देखिए भोग व्यू है फिर आपको देखिए मंडप व्यू है और असहत व्यू है और असहत व्यू है। फिर देखिए अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। पढ़ा देखिए आपको क्या अर्थशास्त्र में आपको 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें आपको देखिए क्या पढ़ा देखिए आपको प्रकाश युद्ध देखिए जो युद्ध आपको आमने सामने लड़ा जाए उसको प्रकाश युद्ध बोलते हैं। तुस्नी युद्ध के क्या था तुस्नी युद्ध इस युद्ध में दूसरे राज्यों के परिवार से फूट डालकर राज का विनाश करवा दिया जाता था। फूट डालने को तुष्ण कहा तुष्ण कहते थे। देखो तुस्नी युद्ध क्या था इस युद्ध में दूसरे राज्यों के परिवार में फूट डालकर राज का विनाश करवा दिया जाता था। फूट डालने वाले को फूट डालने वाले तुष्ण कहते थे। अब कूट युद्ध क्या था कूटनीतिक युद्ध को कूट युद्ध बोलते थे। दुर्गों के प्रकार क्या कूट युद्ध को कूटनीतिक युद्ध को कूट युद्ध बोलते दुर्गों के प्रकार क्या था अर्थशास्त्र में कुछ 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। परालिक औदक देखिए औदक नदी द्वीप में बनाया गया नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग को औदक द्वीप बोलते थे। पर्वत क्या था कि पहाड़ों पर बनाए गए दुर्ग को पर्वत बोलते थे। फिर आपको कि धानवन जो था वो क्या था आपको देखिए धानवन जो था आपको मरुभूमि आपके यहाँ पर था तो आपको क्या धानवन आपके यहाँ पर कहा गया। अब देखिए धानवन क्या था मरुभूमि की देखिए मरुभूमि या झाड़ियों के बीच बनाए गए दुर्ग मरुभूमि या झाड़ियों देखिए मरुभूमि या झाड़ियों के बीच बनाए गए मरुभूमि या झाड़ियों के बीच बनाए गए भूमि को क्या बोलते थे आपको धानवन बोलते थे। फिर आपको देखिए वन दुर्ग क्या था अब वन दुर्ग आपको क्या इसमें ये देखिए वन दुर्ग आपको क्या था तो इसमें देखिए क्या देखिए वन दुर्ग क्या था घने जंगलों में बनाए गए दुर्ग को वन जंगल बोलते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया इसका सामाजिक जीवन यहाँ पर देखिए क्या देखिए आपको सामाजिक जीवन की बात यहाँ पर की गई है। फिर आपको देखिए इसका आपको यहाँ पर सामाजिक जीवन आपको देखिए सामाजिक जीवन आपका कैसा था। देखिए सामाजिक जीवन देखिए यहाँ पे जो कहा कोटिन ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। कोटिल ने देखिए क्या कोटिल ने शूद्रों को भी आर्य कहा उसके अनुसार शूद्र का कार्य शिल्प व्यापार कृषि तथा पशुपालन भी हो सकता है। शूद्रों को उसने आपको तीनों वर्णों के साथ सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। शूद्रों को उसने तीनों वर्णों के साथ सेना में भर्ती होने की
अनुमति दी। कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों का अनुलोम और प्रतिलोम विभागों से बताई गई है। जिन वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है वे है आपको देखिए अम अष्ट है, निषाद है, पार्श्व है, रथकार है, छत्ता है, वेदेक है, मागध है, सुत है, पुलकस है, वेन है, चांडाल है, स्वपाक इत्यादि। इसकी इनके अतिरिक्त आपको तंतुवाय, इनके अतिरिक्त आपको तंतुवाय, जुराहाय, रजक, धोबी, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई, देखिए सुनार, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई आदि व्यवसाय पदार्थ वर्ग जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में देखिए अर्थशास्त्र में इन सब का समावेश शूद्र वर्ण के अंतर्गत किया गया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है जो शूद्र वर्ग के अंदर ही समाविष्ट किए जाते हैं। मेगास्थनीज द्वारा आपको भारतीय समाज का वर्गीकरण भारतीय ग्रंथों वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। मेगास्थनीज आपको भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। परादार्शनिक को दार्शनिक देखिए ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, परिवारजक आदि। उसके अनुसार यद्यपि इनकी संख्या आपको कम थी, फिर भी इनका समाज में बहुत आदर था। दूसरा देखिए आपको किसान देखिए मेगास्थनीज के अनुसार आपको भारत में सबसे ज़्यादा किसान थे जो गाँव में आते थे। तीसरा देखिए अहीर या ग्वाल देखिए अपने पशुओं के साथ ढेरों में आते थे। चौथा देखिए कारीगर या शिल्पी देखिए ये भी प्रमुख जाति थी। फिर पांचवा देखिए सैनिक देखिए भारत में दूसरे स्थान पर सैनिक ही थे। छठा आपको देखिए निरीक्षक इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए आपको सभासद देखिए क्या होता है। तो सभासद देखिए आपको क्या देखिए सभासद जो था यह सभासद जो था वह शासक वर्ग था। इनकी संख्या सबसे कम थी। दास प्रथा क्या था देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। अपराध के ध्वज हत देखिए युद्ध में जीता हुआ दास को ध्वज हत बोलते थे। उदर दास क्या पेट का दास को उदर दास बोलते थे। गिरिजात क्या घर में दासी तो उत्पन्न दास को क्या बोलते गिरिजात बोलते थे। और क्या कि उसके बाद क्या आपको दयागत क्या होता था पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को क्या बोलते थे दायागत बोलते थे। लब्ध क्या था दान में प्राप्त हुआ दास को लब्ध बोलते थे। कृत देखिए खरीदा हुआ दास को कृत बोलते थे। आत्म विक्रयी बोलते क्या अपने आप को बेचने वाला दास को क्या बोलते थे आत्म विक्रयी बोलते थे। अहितक क्या था ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को अहितक बोलते थे। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को क्या बोलते अहितक बोलते थे। और दंड परिणित को क्या दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास को दंड परिणित बोलते थे। अब स्त्रियों की दशा यहाँ पर कैसी थी देखिए परिवार में स्त्रियों की दशा आपको स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। फिर भी स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। सम्राट घर की स्त्रियाँ प्राय घर के अंदर ही रहती थी। कोटि ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। अनिष्कासनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिमी सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की यूनानी लेखक ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। मौर्य युग में गणिकाओं या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इसमें राज को आय होती इनसे राज को आय होती थी। बहुत सी गणिकाएं गुप्त विभाग में काम करती थी। गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण आपको गणिका अध्यक्ष करता था। समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवा विवाह नहीं करती थी। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी विधवाएं आपको छंदवासिनी कहलाती थी। ये विधवाएं जो आपको धनाढ़ हुआ करती थी। अर्थशास्त्र उन्हें आपको आर्य विवाह कहा गया। देखिए शिक्षा एवं मनोरंजन की बात यहाँ पर देखिए
अब देखिए इस कार्य में देखिए इस कार्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या इस समय आपको धर्म व्याकरण अर्थ वर्त इस समय आपको धर्म व्याकरण अर्थ वर्त राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। तक्षशिला उज्जैन देखिए तक्षशिला आपको उज्जैन एवं वाराणसी तक्षशिला आपको उज्जैन एवं वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तक्षशिला उज्जैन एवं वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इस समय प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी विकास हुआ। प्रौद्योगिकी शिक्षा व्यवस्था का प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था श्रेणियों द्वारा की जाती थी। प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था आपको श्रेणियों द्वारा की जाती थी। अब के अर्थशास्त्र में क्या देखें यहाँ पर क्या कि अर्थशास्त्र में आपको मनोरंजन के कई तरीके का वर्णन मिलता है। नर्तक गायक वादक आदि समाज में लोगों का मनोरंजन क्या करते थे। मनोरंजन करने वाले कई अन्य वर्गों के भी नाम है। पहला देखिए आपको पहला यहाँ पर क्या है वाग जीवक। देखिए यहाँ पर क्या विविध प्रकार की बोलियाँ बोलने वाले लोग को वाग जीवक बोलते थे। फलवक क्या था रस्सी पर नाचने वाले को फलवक बोलते थे। कुशीलभ क्या था तमाशा दिखाने वाले कुशीलभ बोलते थे। शोभिक क्या था मदारी को शोभिक बोलते थे। कुहक क्या था जादू दिखाने वाले जादूगर जिसे बोलते थे वो कुहक कहलाता था। अदिति कौशिक क्या था ऐसे बोध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे उसे आपको अदिति कौशिक कहते थे। अर्थशास्त्र को परीक्षा की व्यवस्था रंगशालाओं का भी वर्णन है। इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले पुरुषों को रंगोपजीवी तथा स्त्रियों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। प्रवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था जिसमें भोज पदार्थों की अधिकता होती थी। अब कि जुआ शराब शिकार आदि इत्यादि मनोरंजन जुआ शराब शिकार इत्यादि भी मनोरंजन के साधन थे। आर्थिक जीवन यहाँ पर कैसा था। हाँ फिर यहाँ देखिए कि आर्थिक जीवन की यहाँ बात आपको की गई। देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन और वाणिज्य। अब राज्य की अर्थव्यवस्था जो कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। राज्य की अर्थव्यवस्था को कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता वृत्ति का साधन कहा गया। इन व्यवसायों में कृषि मुख्य था। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख है। अब के हेमन क्या था रबी की फसल को हेमन बोलते थे। ग्रीष्मिक क्या था देखिए खरीफ की फसल को ग्रीष्मिक बोलते थे। केदार क्या था जायद की फसल को केदार बोलते थे। देखिए क्या मेगा स्थनिक के अनुसार यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी। यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी अतः कृषक के 2 फसल काटती है। अब के राज्य की भूमि की देखिए राज्य की भूमि की व्यवस्था आपको सिताध्यक्ष द्वारा होती थी जो देखिए और सिताध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे होने वाली आय को कौटिल्य ने सिता कहा है। अर्थशास्त्र में देखिए कि अर्थशास्त्र में कुछ क्षेत्र भूस्वामी उपवास कास्ट का था स्वास्थ्य का उल्लेख तथा स्वाम का उल्लेख है। देखिए स्वाम से व्यक्ति का भूमि पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। देखिए राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। इसे सेतुबंध कहा गया। इसके अंतर्गत आपको तालाब कुएं तथा झीलों पर बांध बनाकर एक स्थान पर पानी एकत्रित करना इत्यादि निर्माण कार्य आते हैं। आपको आते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया मौर्य के समय देखिए क्या मौर्य के समय आपको सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के बांधों का निर्माण इस सेतुबंध का एक उदाहरण है। सिंचाई के लिए आपको अलग कर देना पड़ता था जिसकी दर उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक थी। अब भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। देखिए भूमि का और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का करीब 1/2 भाग देना पड़ता था। कृषि के अतिरिक्त वन प्रदेश एवं चरागाह कृषि के अतिरिक्त आपको वन प्रदेश एवं चरागाह थे। वन 2 प्रकार के होते थे। पहला देखिए आपको हस्ती वन क्या था जहाँ हाथी रहते थे वहाँ हस्ती वन कहा था। द्रव देखिए अब यहाँ पर क्या है कि द्रव वन क्या है जहाँ अनेक प्रकार की लकड़ी तथा लोहा तांबा इत्यादि धातु प्राप्त होती थी। इन धातुओं से आपको कारखानों में आपको अनेक वस्तुओं निर्माण होता था। ये वस्तुएं आपको पन्निया अध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। फिर एक उद्योग धंधे क्या था इस समय आपको अनेक उद्योग धंधे भी परिचित थे। इस समय का प्रधान उद्योग सूत काटने और बुनने का था। ऊन रेशे
रेशे, कपास, सन, छम और रेशम सूत्र काटने में प्रयुक्त होते थे। ऊन, रेशम, देखिए ऊन, रेशे, कपास, छन, देखिए सन, छोम, ऊन, रेशे, कपास, सन, छोम और रेशम सूत्र काटने में प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग और मारवाड़ सूती वस्त्रों के प्रसिद्ध थे। काशी और पुंडू में रेशमी कपड़े भी बनते हैं। बंग का मरमर, देखिए बंग का मरमर विश्वविख्यात था। कोटिल ने आपको चीनपट का भी उल्लेख किया है। यह रेशम चीन से आता था। देखिए आपको यहाँ पर क्या कि उद्योग धंधे यहाँ पर ये हुआ, उसके आपको यहाँ पर क्या कि खान उद्योग की बात यहाँ पर की गई है। देखिए मौर्य काल में, देखिए मौर्य यहाँ पे जो कहा गया कि मौर्य काल में खान उद्योग राज नियंत्रित था। इसकी देखरेख के आपको आकारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। मेगास्थनीज भारत में अनेक प्रकार की धातु और मेगास्थनीज भारत में अनेक प्रकार की धातु के खानों का जिक्र किया, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। मौर्य काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे। पत्थर तराशने का व्यवसाय विकसित अवस्था में था। अशोक के समय में एक ही पत्थर का बना हुआ स्तंभ इसका ज्वलंत प्रमाण है। पत्थर पर पॉलिश का काम अपने चरम उत्कर्ष पर था। सारनाथ सिंह स्तंभ था। बाराबर गुफाओं की चमक अद्वितीय। फिर क्या आपको व्यापार की बात यहाँ पर की गई है। इस काल में देखिए यहाँ पर क्या, इस काल में आपको उद्योगों के, देखिए इस काल में उद्योगों के चरम विकास, इस काल में आपको उद्योगों के चरम विकास के स्वाभाविक परिणामस्वरूप आपको व्यापार का भी विकास, व्यापार पर नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु राज्य द्वारा विभाग की स्थापना हुई। इसका सर्वोच्च अधिकारी पन्ना अध्यक्ष होता था। पन्निया अध्यक्ष के नियंत्रण आपको संस्था अध्यक्ष होता था, जो व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता था। फिर देखिए मौर्य काल व्यापारियों, देखिए मौर्य काल में आपको व्यापारियों के संगठन को आपको संभूत, देखिए क्या कि संभूत समुत्थान और आपको और अब क्या था कि सावधावहारिक कहा जाता था। देखिए व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। अब देखिए मौर्य काल व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और आपको सावधावहारिक कहा जाता था। देखिए व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। फिर देखिए आपको क्या, मौर्य युग में 4 प्रमुख मार्ग थे जो पाटलिपुत्र, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा को जाते थे। इनमें सबसे प्रमुख मार्ग को पाटलिपुत्र से पुरुषपुर तक जाता था। यह ताम्र लिपि से भी जुड़ा है। यह सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था। इसे उत्तरापथ कहा जाता था। दक्षिण के लिए एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। इसे उत्तरी मैसूर, देखिए इसे उत्तरी मैसूर तक आगे बढ़ाया गया है। देखो उत्तर की ओर, देखिए उत्तर की ओर एक मार्ग चंपा से बनारस तक और वहां से यमुना किनारे कौशाम्बी तक जाता था। इसको बाद अस्त्र मार्ग से कौशाम्बी से सिंधु शिविर तक व्यापार मार्ग जाता था। देखिए इसके बाद आपको अस्त्र मार्ग से कौशाम्बी से सिंधु शिविर तक व्यापार मार्ग जाता था। व्यापार मार्ग आपको जाता था। एक मार्ग श्रावस्ती से राजगीर तक था। पश्चिमोत्तर मार्ग पंजाब को मध्य एशियाई एवं पश्चिम एशियाई देशों जोड़ता था। कोटिल ने आपको उत्तरी मार्ग हेमवत पथ की तुलना में दक्षिणी मार्ग को अधिक महत्व दिया, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं जैसे मुक्ता, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि प्राप्त होते थे। इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भरूच या भृंगु कक्ष था। यह प्राचीन भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर ही सोपारा महाराष्ट्र अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति या ताम्लुक पश्चिम बंगाल था। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन था, श्रीलंका से होता था। चीन से रेशम प्राप्त होता था। ताम्रपर्णी से मोतिया, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से आपको मदिरा एवं पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात होता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ,
मोती रंग नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। देखिए देशज वस्तुओं पर, देखिए देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर आपको लिया जाता था। मेगा एक्सचेंज के अनुसार आपको बिक्री कर ना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगा एक्सचेंज के अनुसार आपको बिक्री कर ना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अब देखिए सिक्के यहाँ देखिए, मोर की राज के मुद्दा अपन थे, मोर की राज के मुद्दा अपन थी। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का, यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। अधिकारियों के वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। इसके ऊपर आपको सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते थे। अतः इसे आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। देखिए इस काल के सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के, देखिए स्वर्ण सिक्के के नाम को निष्क और सुवर्ण था। स्वर्ण सिक्के के नाम को निष्क और सुवर्ण था। चांदी के सिक्के जो था आपको पर्ण या रुपये रूप था। पर्ण या रुपये रूप था आपको चांदी के सिक्के। फिर देखिए कारसापन, देखिए कारसापन जो था वह कारसापन या धन और शतमान या पन या रुपये रूप जो था वो चांदी के सिक्के कहा देते हैं। तांबे के जो सिक्के का नाम था वो क्या था, मासक या काकनी। देखिए मासक या काकनी जो था चांदी के सिक्के का नाम था। तांबे के सिक्के का जो नाम था वो क्या था, मासक एवं काकनी। मासक एवं काकनी जो था वो तांबे के सिक्के का नाम था। और चांदी के सिक्के का जो नाम था वो था पन या रुपये रूप और कारसापन और धन और शतमान था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया मौर्य कला की बात यहाँ पर की गई है। देखिए मौर्य कला की बात, देखिए मौर्यकालीन कला, देखिए मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांटा जा सकता है, राजकीय कला एवं लोक कला। देखिए राजकीय कला क्या था, राजकीय कला के अंतर्गत आपको नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं एवं स्तंभ आते हैं। कोटरी के अनुसार आपको नगर, देखिए कोटरी के अनुसार आपको नगर गहरी खाइयों एवं रक्षा प्राचीरों से घिरे होने चाहिए। तो उसके अनुसार नगर में 3 प्रकार के मार्ग होने चाहिए था। पहला देखिए दिग्गी, देखिए पहला क्या था, विधि आपको यहाँ पे है। पहला आपके यहाँ पे था विथी। देखिए विथी में छोटे मार्ग को विथी बोलते थे। रधिया क्या था, मध्यम मार्ग को रधिया बोलते थे। और महापथ क्या था, महापथ बड़े मार्ग को महापथ बोलते थे। मेगा स्थित यहाँ पे जो कहा, हाँ कि आपको देखिए मेगा अस्थनीज क्या, देखिए मेगा अस्थनीज आपको पोलीब्रोथा, मेगा अस्थनीज आपको देखिए मेगा अस्थनीज ने पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। गुप्त काल में भारत आए चीनी यात्री फाया ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राज प्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है। फिर देखिए बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों निर्माण करवाया। अशोक के समय के दो महत्वपूर्ण स्तूप मिलते हैं। पहला देखिए सांची का स्तूप, यहाँ देखिए। दूसरा देखिए पहला आपको सांची का स्तूप है, दूसरा आपको देखिए सारनाथ का धर्म राज्य का स्तूप आपको है। देखिए गुफाओं का निर्माण में आपको मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था। अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों को गुफाएं काट कर दान में दी। इन गुफाओं में ऐसी ओपदार पुलिस की गई है जो शीशे की तरह चमकदार है। मौर्य काल देखिए क्या, मौर्य काल में अशोक के समय में मंडल कूपों या घेरदार कुआं रिंग वेल्स का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ। अब स्तंभ, देखिए अब क्या कि स्तंभ या पिलर जिसको बोलते हैं। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए जाते थे। ये स्तंभ एक समान, देखिए ये स्तंभ एक आसमक पत्थर, एक ही पत्थर से बने। इन स्तंभों से चमकदार पॉलिश की गई है। ये 30 से 50 फीट लंबे हैं। इनका वजन आपको 1000 से 1200 मन तक आपको है। देखिए अशोक के स्तंभों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला शीर्ष और तना। देखिए शीर्ष का स्तंभ यहाँ पर फिगर दिया गया और फिर आपको तना मतलब लाट, देखिए तना मतलब लाट या स्तंभ को हम क्या बोलते थे, तना बोलते थे। फिर आपको देखिए शीर्ष भाग को यहाँ पे क्या, शीर्ष भाग को भी कई भागों में आपको बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या कि सब देखिए पशु आपके यहाँ आपको 3 आपको दिया गया है। अब ये देखिए आपको पशु आकृति हो गया, फिर आपको चौकी हो गया, कंठ हो गया। और उसके बाद ये जो आज आपको हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, ये जो आपके हो गया, ये कमल का फूल अवांग मुखी हो गया। फिर आपको कमल का फूल आपको अवांग मुखी हो गया। फिर आपकी मेखला हो गया, फिर ये तना आपके यहाँ पर हो गया। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा क्या कि मौर्यकालीन स्तंभों को कई चरणों में बांटा जा सकता है। जिसमें देखिए प्रथम चरण क्या था, बखेरा स्तंभ। देखिए बखेरा स्तंभ क्या था, मौर्यकालीन देखिए क्या कि बखेरा स्तंभ क्या था, मौर्यकालीन पहला स्तंभ। देखिए मौर्यकालीन पहला स्तंभ जो था
वह बखेरा स्तंभ था, बिहार में वैशाली के पास मिला। और संकिसा स्तंभ, देखिए संकिसा स्तंभ क्या था, संकिसा स्तंभ जो था वो फर्रुखाबाद जिले में, फर्रुखाबाद जिला को शीर्ष पर हाथी की आकृति में। द्वितीय चरण क्या था, देखिए द्वितीय चरण जो आपको थे रामपुरवा, देखिए रामपुरवा जिसको बोलते हैं वृषभ शीर्ष बोलते हैं, रामपुरवा मतलब वृषभ शीर्ष बोलते हैं। और लोरिया नंदनगढ़ जिसको सिंह शीर्ष बोलते हैं। तृतीय चरण क्या था, देखिए तृतीय चरण क्या था रामपुरवा, देखिए तृतीय चरण क्या था रामपुरवा सिंह शीर्ष था। तृतीय चरण आपको क्या था सिंह, देखिए तृतीय चरण आपको रामपुरवा सिंह शीर्ष था। और सांची क्या था, सिंह शीर्ष था। फिर आपको देखिए चौथा चरण क्या था, चौथा चरण जो यहाँ पर था, चौथा चरण क्या था, देखिए चौथा चरण जो था आपको वो था क्या, सारनाथ स्तंभ। यहाँ पर देखिए सारनाथ स्तंभ, देखिए यहाँ पर स्मिथ के अनुसार, देखिए स्मिथ के अनुसार इस स्तंभ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, पशुओं का चित्रण, विंद में कहीं, देखिए विंद में कहीं भी एक विंद में, देखिए विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। स्मिथ के अनुसार इस स्तंभ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, पशुओं का चित्रण है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ में देखिए सारनाथ और सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। बैल, घोड़ा, हाथी एवं सिंह तथा बीच में एक चक्र है। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को आवृत किए, कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को आवृत किए हुए हैं, आवृत तथा घेरे हुए हैं। प्रत्येक बार चक्र में 24 आरे हैं। ये चार, देखिए ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। इसी कला, देखिए इसी कला परंपरा को दीर्घ निकाय में चक्र रत्न कहा गया है। चौकी के ऊपर, देखिए चौकी के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुख किए कुकरू बैठे हैं, जो सम्राट अशोक की शक्ति को इंगित करते हैं। सारनाथ को देखिए, सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 32, देखिए सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 32 आरों वाला एक चक्र बना है। यह खंडित अवस्था में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। फिर देखिए सांची का स्तंभ, यहाँ पर देखिए सांची का स्तंभ, यहाँ पर देखिए क्या कि सांची का स्तंभ की जो बात यहाँ पर की गई, देखिए सांची में भी, देखिए सांची में भी आपको 4 सिंह, सांची का स्तंभ देखिए सांची में भी आपको 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। लेकिन सांची का स्तंभ में सिंहों के देखिए सिंहों के नीचे आपको दाना चुनते हुए महर्ष दर्शाए गए हैं। लोक कला में देखिए क्या, अब देखिए लोक कला, देखिए मोरकायन स्थलों से बहुत सी पत्थरों की मूर्तियाँ मृदभान मिले हैं। पत्थर की मूर्तियाँ देखिए दीदारगंज पटना के पास, देखिए चावल धारनी यक्षी की मूर्ति 6 से 9 फीट इंच लंबी है, 6 से 9 फीट इंच लंबी है तथा मूर्कायन सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। देखिए परखम क्या है, यक्ष की मूर्ति जिसे मणिभद्र कहा, परखम मतलब क्या, यक्ष की मूर्ति जिसे मणिभद्र कहा गया। और विदिशा क्या था, यक्षी की मूर्ति विदिशा है। फिर आपको दूसरा देखिए विदिशा, यक्षी की मूर्ति विदिशा आपको है। अब देखिए एक देखिए यहाँ पर क्या, विदिशा जो था, आपको विदिशा जो था वह यक्षी की मूर्ति विदिशा था, और ये विदिशा भी एक यक्ष की मूर्ति भी थी। ये मतलब एक यक्ष एक यक्षी थी। अब देखिए दोनों का विदिशा ही था। देखिए मिट्टी की मूर्तियाँ क्या, देखिए मिट्टी की मूर्तियाँ लगभग सभी स्थलों से प्राप्त खंडित मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मृदभान क्या था, देखिए मोरकानी मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभान NBPW है। मुख्य रूप से ये छोटे कटोरे रकाबियों और मर्तमान के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए राजगीर के यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया राजगीर के उत्खनन से उत्तरी काली पौधेदार मृदभान के साथ सादे मृदभान और सादे काले मृदभान भी प्राप्त हुए हैं। श्री के शिशुपालगढ़ बंगाल से उत्तरी काली पौधेदार मृदभान के साथ साथ लाल काले मृदभान पाए गए। दक्षिण भारत से उत्तरी काली पौधेदार मृदभान नहीं प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी भारत से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभान नहीं प्राप्त हुए हैं। अब देखिए मोर साम्राज्य का पतन, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको कहा गया कि अशोक के बाद मूल उत्तराधिकारी करने, देखिए अशोक के बाद आपको मूल उत्तराधिकारी के नाम स्पष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। विभिन्न स्रोतों के कुछ शासकों के निम्नलिखित नाम मिलते हैं। कुणाल आपको संपत्ति, जैन धर्म का उपासक संपत्ति। दशरथ आपको देखिए आजीवक धर्म का उपासक तथा आपको बृहदत्त, देखिए बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली। और देखिए पतन कारण क्या था, अशोक की 232 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्वानों ने इस साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताया, जिसमें ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पंडित
महामहोपाध्याय पंडित महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का ग्रहण करना तथा उसके पक्ष में तथा उसके पक्ष में प्रचार करना आदि उसके पक्ष में प्रचार करना प्रचार आदि करने के कारण ही ब्राह्मणों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरम परिणति पुष्पित शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट विदर्भ की हत्या में दिखाई पड़ती है। परंतु इस मत का हेमचंद राय चौधरी ने सफलतापूर्वक खंडन किया है। अशोक की अहिंसावादी नीति देखिए यहाँ पर क्या हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था, परंतु यह मत भी आपको सत्य प्रतीत नहीं होता है। अशोक ने यहाँ पर क्या अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, अपितु आठवीं के राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में उसे चेतावनी भी दी थी। वित्तीय संकट यहाँ पर देखिए वित्तीय संकट की बात करते हैं। डी डी कोसाम्बी महोदय के अनुसार अत्यधिक करों का कारण आपको मौर्यों की अर्थव्यवस्था अशोक के बाद चरमरा गई। पंतजलि के महाभारत से पता चलता है कि प्रवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमा बनवा कर बेचते थे। अब के दमनकारी शासन यहाँ पर देखिए क्या बिंदुसार के शासनकाल को तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अशोक इसलिए तोसरी उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धर्म यात्रा बिताई ताकि प्रशासन की देखभाल की जाए। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर न लगी। यह मत आपको हेमचंद राय चौधरी का है। अति केंद्रित शासन देखिए पांचवा आपको देखिए अति केंद्रित शासन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए रोमिला थापर के अनुसार मौर्य समाज के पतन का प्रमुख कारण आपको अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी। अधिकारी भी अप्रशिक्षित होते थे, अतः प्रवर्ती काल में इनका पतन हो गया। फिर देखिए विदेशी विचारों का अपनाया जाना देखिए यहाँ पर निहार रंजन राय के अनुसार आपको पुष्मित की राजक्रांति मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। देखिए निहार रंजन राय के अनुसार पुष्मित की राजक्रांति मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में आपको अस्वीकरण था। अब हम देखिए क्या उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा आप देखिए क्या अशोक देखिए कि अशोक देश और विदेश मुख्यतः को धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों और ध्यान न दे सका। बाद में हिंद यमन शक कुषाण आदि का आक्रमण इसी सीमा पर आपको हुआ। इसके विपरीत चीन के राजा सी हुआंगती जो कि आपको 227 ईस्वी पूर्व से 210 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके अलावा आपको इसके विपरीत आपको चीन के राजा सी हुआंगती ने इन सिथियनों शकों के हमले से अपने समाज की सुरक्षा के लिए लगभग 210 ईस्वी पूर्व चीनी महादीवार बनवाई। अब के 8वां देखिए योग उत्तराधिकारी का अभाव देखिए मौर्य समाज के पतन का सबसे प्रमुख कारण यही था कि वंशानुगत समाज तभी बने रह सकते हैं जब वंश एक के बाद एक दूसरा योग शासक रहता है। वंशानुगत समाज तभी बने रह जा सकते हैं जब वंश में एक के बाद दूसरा योग शासक आता है। अशोक के बाद योग उत्तराधिकारियों के नितांत अभाव था। फिर आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ से आपको मौर्य समाज का जो थ्योरी था वो पूरी तरह से फिनिश होता है।